everyone, welcome to our physics classes. In this lecture, I'm going to discuss about a pretty topic which is Coulomb's law. In previous lecture, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसके कुछ प्रिटिक क्वेश्चन वो हमने देख लिए थे और हमने ये भी देख लिया था कि थ्रू ऑफ द चैप्टर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। तो अगर आपने वो लेक्चर मिस किया तो जाइए और देख लीजिए। अब इस लेक्चर में हम लोग जो कॉलम्स लॉ पढ़ने वाले हैं, बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉलम्स लॉ, तो हम ये देख लेते हैं ये एप्लीकेबल किन किन जगह है और वही एक्चुअली इसकी लिमिटेशन है। तो सबसे पहले जो कॉलम्स लॉ है वो पॉइंट चार्ज के ऊपर एप्लीकेबल है। ये दो जगह एप्लीकेबल होते हैं, एक सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अब पॉइंट चार्ज किससे बोलते हैं? पॉइंट चार्ज बोलते हैं वो चार्जेस जिनका जो साइज़ है वो उनकी डिस्टेंस से कम हो, उन चार्जेस को हम लोग बोलते हैं पॉइंट चार्जेस। आप ऐसा भी कह सकते हैं वो चार्जेस जो आपकी बुक में एक्चुअली लिखा है वो चार्जेस जिनके एग्जिस्टेंस से उनकी लोकेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, उन चार्जेस को हम लोग बोलते हैं पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो और जो दूसरा इसका जो एप्लीकेबल है, किधर एप्लीकेबल है, वो स्टेशनरी चार्ज के ऊपर एप्लीकेबल है। स्टेशनरी चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल है, मीन्स रेस्ट पोजीशन पे। ठीक है, इन दो जगह ये क्या है, एप्लीकेबल है। और अगर आपसे पूछी जाए इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन भी इसकी यही है, ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस और स्टेशनरी चार्ज के ऊपर एप्लीकेबल है, बाकी जगह ये एप्लीकेबल नहीं है। और क्यों नहीं है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब कौन सा क्या बोलते हैं, ये कहते हैं अगर आपके पास कोई भी दो, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, कोई भी दो आपके बना लेते हैं चार्जेस, एक का नाम रख देता हूँ मैं Q1 और ये पास टू लेता हूँ, और जो दूसरा Q2, चलो ये भी पास टू ले लेता हूँ मैं, इसका नाम Q2 रख देता हूँ मैं। ये दो चार्जेस हैं। ठीक है, एंड हाँ, वन मोर थिंग, हमने क्लास ये मैथ के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टैट थ्योरी में कि व्हेन एवर देयर आर टू एलिमेंट्स यू हैव टू गिवन। ठीक है, एंड देयर इज द वर्ड डिस्टिंक्ट इज नॉट मेंशन इन द डेफिनेशन, सो इट इज़ योर राइट टू इक्वेट देम। तो जहाँ जहाँ आपके पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपको दिए जाएँ और वहाँ पे डिस्टिंक्ट वर्ड मेंशन हो, तो ये आपका हक बनता है कि आप उन्हें इक्वेट करते हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा है वो 1 2 नहीं लिखते, वो A B लिख देते, क्यों A एंड क्यों B, तो उसका ये लिखना गलत हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को गलत कर देगा। वो कैसे कि अगर आपने ए भी लिख दिया और अगर आपने ऐसा आगे नहीं लिखा कंडीशन में ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो कोई आएगा और ए इक्वल टू बी कर देगा। ठीक है, तो उस केस में आपके जो चार्जेस है उसको वो इक्वेट कर देगा। अगर उसने ऐसा कर दिया तो आपने जो भी इसका लास्ट पे आप फाइनल आंसर निकालोगे ना, तो उसमें आप देखोगे वो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपने जो भी लिखोगे वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप ये याद रखें, जब आप वर्ड जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं, जो भी नोटेशन लिख रहे हैं वो अच्छे से लिखें। तो आप यहाँ पे 1 2 ही लिखना, ए बी नहीं लिखना। ओके, तो इसलिए ये मैथमेटिक्स जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से समझ रहे होंगे इस चीज़ों को। ठीक है, जिन्होंने सेट थ्योरी अच्छे से पढ़ी हो। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि आपको पता है आपने दो चार्ज ले लिए और दोनों कौन से ले लिए आपने, पॉजिटिव वाले, प्लस क्यों। तो आपको पता है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वो क्या कहते हैं, विच एक्चुअली जो वो प्रिंसिपल है, वो लॉ नहीं है। ठीक है, वो प्रिंसिपल है। तो वो क्या कहते हैं, वो कहता है कि अगर दो लाइक चार्ज हैं वो अट्रैक्ट, क्या लाइक चार्ज है वो रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्ज है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे लाइक चार्ज ले लिया तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट होगी, और वो कौन सी फोर्स होगी, वो इनके बीच में एक फोर्स होगी, और वो कौन सी होगी, वो रिपल्शन की होगी। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मैंने कितने ले लिया, वो मैंने ले लिया r। ठीक है, स्मॉल r इसे डिनोट करती है। तो उसने बोला हमें कौन सा क्या बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं अगर दो चार्जेस हैं, और हाँ ये मास के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल है, इतना बात याद रखना। बॉडी के मास के ऊपर ये ला एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, वहाँ पे आप ग्रेविटेशन के ऊपर जाना, वो जाके पढ़ना। ओके, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो आपका ये कॉलम्स लॉ है वो क्या स्टेट करते हैं, बोलते हैं जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी बिटवीन एनी टू चार्जेस वो क्या होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनके प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर प्रोडक्ट, उसके साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के साथ ये क्या होगी, इन्वर्सली होगी। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर लॉ यूज़ हो रहा है, कर रहे हैं वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ। अब अगर इसका आगे, हाँ अगर इसका ग्राफ आगे आपको बनाना तो आप क्या करोगे, कैसे बनाओगे आप ग्राफ, तो आप ये याद रखना हमेशा जो ग्राफ होता है किसका, आपके इन्वर्स स्क्वायर लॉ का, वो ग्राफ ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता है, हमेशा। ठीक है, हमेशा आपका जो ग्राफ होगा इन्वर्स स्क्वायर लॉ का वो हमेशा ऐसा होता है। यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी हम लिखते हैं, यहाँ पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले ली, और यहाँ पे हम डिस्टेंस लिखते हैं, कोई भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, उसमें हम ये लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस कौन सी ले ली हमने, ले ली, तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऐसे होते हैं आपका। ठीक है, ये वाला ये कर्व होते हैं आपका। ठीक है, डाउनवर्ड कर्व ऐसे बनते हैं, और ये जाके आगे एक एक्सिस को एक जगह कट करते हैं, और वो कौन सी है, वो इन्फिनिटी पे। वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, वो जीरो होती है, ये याद रखना। ठीक है, तो एक जगह वो कट करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, वहाँ पे अच्छे से हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या देख लिया, हमारे जो कॉलम्स लॉ है इसने ये स्टेट किया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो क्या होगी, जो दो चार्जेस हैं उनके जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ क्या करेगी, उनके प्रोडक्ट के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और उसकी डिस्टेंस के साथ ये क्या करेगी, इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगी। ठीक है, अब यहाँ से तो आपको समझ आ गया, स्क्वायर आता है डिस्टेंस बिटवीन देम, इसके साथ इन्वर्सली होगी, और उसकी मीनिंग क्या है वो आपने देख लिया इन्वर्स स्क्वायर लॉ से। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या आपने देखा, जो मैग्नीट्यूड है ये यहाँ से क्या आपको मिल रहा है। ठीक, तो आप यहाँ से आप देख लीजिए अच्छे से
अब मैं आपको बोलूँ यहाँ पे आप देखिए, और क्या मान ले लिया मैंने 2 कॉलम 3 कॉलम, क्या 2 ले लिया मैंने 4 कॉलम सपोज डेट। मुझे बोलो इनका जो प्रोडक्ट है यहाँ पे वो क्या ले रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे बोलिए आप क्या 1 को आप 3 × 4 करो या फिर 4 × 3 करो, बात एक ही ना। दोनों केस में कितने कॉलम आ रहे हैं, 12 कॉलम आ रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा बोला जाए क्या 1 अगर बड़ा है क्या 2 से, तो मुझे बताइए जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या 1 पे ज़्यादा होगी क्या 2 पे ज़्यादा होगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोलेंगे क्या 1 पे ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट आप 3 × 4 करो या 4 × 3 करो, दोनों केसेस में 12 ही आ रहा है। ठीक है, अगर दोनों का प्रोडक्ट नहीं करते तब बात अलग थी, लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट किया है, ठीक है, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट किया है। तो इस केसेस में जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो दोनों चार्जेस पे सेम होगी, चाहे K1 बड़ा हो चाहे K2 बड़ा हो, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है K1 पे भी और K2 पे भी सेम फोर्स होगी। ये बात आपने यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से देखी और ये बात आपने इक्वेशन सेकंड से क्या देखी, इन्वर्स स्केल ला के देखी। ओके, होप सो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम इन दो इक्वेशन को गठित कर लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, कैसे होगा, एफ जो हमारा हो गया फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी वो कैसे आएगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1, यहाँ पे हम ब्लैक पेन ही यूज़ करते हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम हटाते हैं तो क्या आएगा, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट ये यूज़ करते हैं, K वाला। ठीक है, Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो ये चीज़ आपने अच्छे से देख ली, ये वाला आपके पास आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे अच्छे से ये जो K यूज़ किया, ये K क्या है, ये K क्या है, ये K देख लेते हैं, ये K है क्या, ये K क्या है, कोई मुझे बोलेगा, ये क्या बोले, हाँ ओके ओके, K क्या है, कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 9 × 10⁹। ऐसे ऐसे यूनिट साथ में लिखो, यूनिट इसका कैसे निकालोगे, यहाँ से निकाल देते हो। देखो ये जो एफ है कि यहाँ पे लिख देता हूँ, कैसे लिखूँ मैं, यहाँ पे किधर किधर यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, फिर अब कर दूँगा फिर बाद में। ये देखो के का ऐसा यूनिट निकालना है, एफ अपनी जगह के अपनी जगह, जो आर है ये वाला आर। ठीक है, आर एफ के मल्टीप्लाई में जाएगा, Q1 Q2 डिवाइड में चले जाएंगे। तो ऐसे यूनिट क्या आ जाएगा, एफ का क्या आएगा, एफ का न्यूटन, आर का, आर क्या है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मीटर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू का ऐसा यूनिट क्या है, चार्ज का आगे कॉलम 2 है तो Q1 × Q2 हो गया कॉलम स्क्वायर। तो क्या आ गया ऐसा यूनिट आपका जो कांस्टेंट के इसका वैल्यू क्या आ गई, 9 × 10⁹ Nm स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर कॉलम स्क्वायर। ओके, ये आ गया आपके, इसका बेस यूनिट निकाल लेना, खुद आना चाहिए आपको सबको, केजी आएगा। ठीक है, एम्पेयर का यहाँ से केजी Nm स्क्वायर सॉरी मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ जाएगा नीचे, एम्पेयर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, कॉलम का आएगा एम्पेयर × सेकंड। ठीक है, तो अब देखो, अब इसकी वैल्यू एक और हम लेते हैं, लेकिन वैल्यू लेने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो के है आपका, ये कांस्टेंट, ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड किस पे करेगा, ये बताइए मुझे, ये डिपेंड किस पे करेगा। आपको पता होगा कि जो कांस्टेंट होता है वो एक चीज़ पे डिपेंड तो करता ही करता है, कोई भी कांस्टेंट हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, चाहे वो ये आपका कौन सा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ ये वाला हो, चाहे आपका कोई अपना कोई साथी हो। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो वो एक चीज़ पे डिपेंड तो करेगा ही करेगा, और वो क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट समझते हो ना भाई। मुझे बोलो ये जो मीटर है, मीटर को अगर मैं चेंज कर दूँ सेंटीमीटर में, न्यूटन को अगर मैं चेंज कर दूँ डाइन में, ठीक है, डाइन वो वाली डाइन नहीं, डाइन ठीक है, डिवाइन, ठीक है, तो डाइन में चेंज कर दूँ, तो मुझे बोलो कि इसकी वैल्यू इस वैल्यू पे इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, इसकी वैल्यू चेंज होगी, ओबियस बात है चेंज होगी। ठीक है, क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 आप में पढ़ तो मेजर एंड इट्स यूनिट पढ़ के आए हो ना, तो ओबियस बात है यहाँ पे क्या करेगी, चेंज होगी। ठीक है, जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी किससे, यूनिट से होती है ना। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट से, यूनिट बढ़ाने से न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती है और क्या यूनिट घटाने से न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा हो जाती है आपकी। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, जो आपका कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट हो तो वो एक चीज़ पे डिपेंड करता ही करता है, और वो है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करता है। और सेकंड में यहाँ पे जो ये के, ठीक है, ये के ये एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, और वो क्या है, वो आपकी है, वो आपका मीडियम है। क्या है, मीडियम बिटवीन द चार्ज, मीडियम बिटवीन द चार्जेस। चार्जेस के बीच में अगर मीडियम ले आते हैं तब जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, या हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, अभी 2 सेकंड के आगे हम ये चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, वो डिक्रीज होती है एक्चुअली, और कितनी होती है वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो है आपका जो के, ठीक है, कांस्टेंट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ये दो चीज़ों पे, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट फैक्टर इसका क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट, और सेकंड फैक्टर क्या है इसका, मीडियम आ जाने से आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कैसे हम देखेंगे। ठीक है, मतलब इन दो फैक्टर्स पे ये डिपेंड करते हैं। और के की वैल्यू आप ऐसे भी लिखते हो ना, कैसे, के इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट, सॉरी नॉट आर, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला लिखते हो आप। ठीक है, इसकी वैल्यू ये भी होती है, और ये वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ पे। चलो यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है सर, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये वाला,
ये वाला डिस्कस कर लेते हैं, बाद में पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, मैं आपको बोलूँ ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ किसकी, फ्री स्पेस की, फ्री स्पेस की ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी, समझ आया कुछ, आ जाना चाहिए, ठीक, आ ही जाना चाहिए। चलो अगर नहीं आए तो मैं आपको बोलूँ एब्सोल्यूट परमिटिविटी एक्चुअली ये बहुत है क्या। देखो मैं अगर ऐसा बोलूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन्स है ना कितनी डेवलप हो रही है फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस को परमिट करने के लिए, फ्री स्पेस को परमिट करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डेवलप हो रही हैं, बात समझ आई मेरी। फ्री स्पेस को परमिट करने, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है, वो कितनी डेवलप हो रही है, वो डेवलप हो रही है फ्री स्पेस को परमिट करने के लिए, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, किसकी, फ्री स्पेस की, क्योंकि बात की फ्री स्पेस की। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, हाउ मच फ्री स्पेस परमिट टू डेवलप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को डेवलप करने में कितनी आपकी जो फ्री स्पेस है वो परमिट हो रही है, कितनी फ्री स्पेस यूज़ हो रही है, तो उसको आप लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और उसको फिर डिनोट कर देते हैं हम किससे, एप्सिलॉन नॉट से। तो एप्सिलॉन नॉट जो ये वर्ड यूज़, ये जो लेटर, ये जो सिंबल्स, वाई नॉट लेटर, ये सिंबल, जो लेटर ही बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जो सिंबल यूज़ किया मैंने, ये जो नोटेशन यूज़ की मैंने, ये समझा कि ये क्या है, गुड, मैंने यूज़ नहीं की, ये कॉलम सर ने यूज़ करी है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ये आपको समझ आ गया ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, और हाँ अगर के और इसको चेंज करना है, के और इसको मैं चेंज कर दूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई के लिख सकता हूँ, obvious बात है लिख सकता हूँ। इट मीन्स डेट कि जो इसका एस्टिमेट होगा वो के क्या है, उल्टा हो जाएगा। हाँ, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है आपकी कितनी बुक में 8.85 8.85 इंटू 10⁻⁻12, वहाँ पे उसका क्या था, के का क्या था, के का एस्टिमेट ये था nm² c², लेकिन यहाँ पे ये के अपोजिट है तो क्या हो जाएगा c² डिवाइड बाई nm²। तो ये बात आपको समझ होप सो आ गई होगी, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है ये वैल्यू आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और कैसे मैंने यूज़ किया, क्या इसका ऐसा यूनिट कैसे यूज़ किया मैंने, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कॉलम का स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ओके। इसको और बेस यूनिट आप और भी चेंज कर सकते हो इसका। अब एक काम करते हैं, ये जो के मैंने यूज़ किया ये वाला के, इसको लेके आके मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ इसको, ठीक है, इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो क्या होगा, आप बोलोगे सर ये जो फ्री स्पेस की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन फ्री स्पेस विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाई Q1 Q2 डिवाइड बाई R का होल स्क्वायर। तो ये जो आगे ये आपकी क्या आती है, ये क्या आती है आपकी, बोलिए, ये आपकी आती है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन, ये किधर गया, ये क्या हो गया, हाँ ये क्या हो रहा है भाई, ये कौन सी फिजिक्स है, यहाँ पे अलग फिजिक्स यूज़ हो रही है, कमाल है। तो अब देखिए अच्छे से, मैं यहाँ पे कोई पेन दूसरा यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा मज़ा आ जाएगा। देखो ये जो है ये वाले, देखो ये वाली इक्वेशन आप अच्छे से याद रखना, ये वाली क्या है, ये वाली इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन क्या है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, ये इक्वेशन है, बस इतना है। सॉरी कॉलम्स लॉ, हाँ वही ना, कॉलम्स फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये वाली इक्वेशन है। ये वाली, ये जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कॉलम्स फोर्स है, वो किसकी, वैक्यूम की, फ्री स्पेस की, ओके वैक्यूम की, ठीक है, VSC लिख देना, वी में लिख देता हूँ, तो वैक्यूम की, इतना क्लियर हो गया ये वाली अच्छे से, गुड। अब यहाँ पे एक बात है, अगर मैं क्या करूँ और मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दूँ तब क्या होगा, एक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दूँ दो चार्ज के बीच में तब क्या होगा, आइए ज़रा देखते हैं क्या होगा, क्या होगा। देखिए जो ये एफ है मीडियम का मैं निकालता हूँ, क्या करूँगा मैं, मीडियम को पुट करूँगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक मीडियम ले लिया मैंने, उसका नाम रख दिया एप्सिलॉन R, ठीक है। ये एप्सिलॉन R क्या है अभी मैं बताऊँगा, टेंशन लेने का नहीं, Q1 Q2 डिवाइड बाई R², ये मैंने ले लिया, ओके। तो मेरी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो रही है, इसको अभी मैं बॉक्स में नहीं रखता हूँ, ठीक है, बॉक्स में नहीं रखता हूँ, ये वाली इक्वेशन आ गई। तो ये जो एप्सिलॉन R मैंने यूज़ किया, ये क्या मैंने यूज़ किया ये अभी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये वाली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट मैंने क्या यूज़ करती, ठीक है, ये वाला क्या यूज़ करते। देखो ये जो एप्सिलॉन R है आपका, ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जो आपने मीडियम यूज़ किया डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, ये मीडियम आपने जो यूज़ किया डाइलेक्ट्रिक मीडियम करोगे ना भाई, तो ये जो मीडियम आपने यूज़ किया डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो इसको मैंने लिखा किसके बराबर, एप्सिलॉन R के बराबर, ये कर दिया, रोटेशन में रख दिया मैंने, डिनोट कर दिया, जो आपने मीडियम यूज़ किया कौन सा मीडियम यूज़ किया, एप्सिलॉन R, उसे डिनोट कर दिया। अब ये जो होगा रिलेटिव परमिटिविटी, इट मीन्स देर की जो इसकी वैल्यू होगी वो चेंज होती रहेगी, हर एक मीडियम की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। अब आपके बुक में, आपकी जो टेक्स्ट बुक में, उसमें लंबा सा टेबल दिया है, वो आप याद कर लेना, याद करना चाहो, नहीं तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है, नीट में भी इससे एक्स्ट्रा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा आपको, ठीक है, JEE मेंस में भी नहीं आता है, एडवांस की बात अलग है, उसमें आपको पूछ सकते हैं, वो टेबल आपको पूरा याद करना पड़ेगा, बट इतना नहीं है, इतना भी डीप नहीं है कि उतना टेबल आपको पूछे, आपको मेन कंसेप्ट पूछते। तो यहाँ पे क्या होगा,
ये आपका जो वो टेबल में कुछ मेन पॉइंट्स वो मैं लिख देता हूँ। 3 वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली जो आपकी रिलेटिव परमिटिविटी है एयर की, सॉरी वैक्यूम की, पहले मैं लिख देता हूँ वैक्यूम की, ठीक है, वो कितनी होगी, वो होगी 1। उसके बाद जो एयर की कितनी होती है, एयर की होती है 1.0006, ठीक है। और जो मेटल की होती है, मेटल उसकी कितनी होती है, उसकी होती है इन्फिनिटी। इट मीन्स डेट वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की होगी 0। और आपको पूछे इनसाइड द मेटल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, मेटल के इनसाइड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितनी है, आप बोलोगे 0 है नहीं, क्योंकि उसकी इनसाइड द मेटल जो आपके इलेक्ट्रो क्या है रिलेटिव परमिटिविटी वो कितनी इन्फिनिटी। तो सम 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी कितना जाएगा, 0 0। एक्चुअली 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल टू 0 विच इज़ अनडिफाइंड, ठीक है, उसकी बहुत सारी वैल्यू निकल जाती है, तो वो हम डिफाइन नहीं कर पाते, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली 0 लेते हैं इन फिजिक्स में, मैथमेटिकल में ऐसा हम नहीं करते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं उसके ऊपर भी थ्योरी है, ठीक है, कभी देख लेना आप। और हाँ, अगर आप इसको जानते हो एप्सिलॉन आर्ट को, अगर आप अच्छे से जानना चाहते हो, ठीक है, तो आप में से अगर कोई है जो CS का स्टूडेंट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का, तो वो क्या करे, एक अपना कोड जनरेट करे C++ में, तो वहाँ पे वो क्या कर सकता है, एक एनिमेशन इसकी निकाल सकते हैं। मैं आपको कोड प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसमें क्या करेंगे, एनिमेशन आप अपनी देख लेना किसकी, एप्सिलॉन आर्ट की, बहुत प्यारी एनिमेशन है, बहुत अच्छा इसकी डायग्राम है, बहुत मजा आएगा आपको देखने में। तो चलो ये बात की बात है, पहले हम अपना डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक। तो टॉपिक का किधर पहुंचे थे हम, मेटल। हाँ, मेटल की क्या है, इन्फिनिटी। और हाँ, मेटल के अगर पूछे आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फिर मेटल पे है कहाँ, तो आप बोलोगे मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, उसके इनसाइड 0 होती है, क्यों, वहाँ पे इलेक्ट्रो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। ओके, तो ये वैल्यू आप याद रख देना, कौन सी, ये वैल्यू इसकी परमिटिविटी की, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी की, ये वैल्यू आप अच्छे से याद कर लेना। इतना क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आया, गुड। अब आगे चलते हैं यहाँ पे। तो आप मुझे बोलो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ, जो ये वाला है इसको मैं अलग कर दूँ, ठीक है, बाकी जो वैल्यू है, बाकी वैल्यू किसके, इसके रिलेट, इस इक्वेशन के रिलेट नजर आ रही है ना, इस इक्वेशन के रिलेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R², ठीक है। इट मीन्स डेट इसके रिप्लेस में लिख सकता हूँ FV फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह आ जाएगा, एप्सिलॉन R अपनी जगह आ जाएगा। तो इट मीन्स डेट जो आपका फोर्स इन मीडियम था, ठीक है, फोर्स इन मीडियम, अच्छे से इसको लिखता हूँ, सेम पेन यूज़ करता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम हो। देखो, फोर्स इन मीडियम था, फोर्स वैक्यूम, ठीक है, डिवाइड में क्या आ गया, एप्सिलॉन R आ गया, एप्सिलॉन R आ गया, एप्सिलॉन R अपनी जगह, ठीक है। बाकी देखो, बाकी वैल्यू देखो, बाकी जो ये वाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R² ये आ गया, फोर्स इन वैक्यूम के बराबर है, फोर्स इन वैक्यूम के बराबर है, ठीक है। तो फोर्स इन वैक्यूम लिखा डिवाइड बाई R, वो सेम रहा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपकी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन आपकी ये आ गई। तो ये इक्वेशन क्या बोलते हैं, ये इक्वेशन कहती है आपकी देखो, यहाँ पे जो फोर्स है वैक्यूम की और फोर्स है मीडियम, इन दोनों की रिलेशन क्या बता रही है आपको, ये बता रही है कि जो मीडियम की है वो वैक्यूम को डिवाइड करके आ रही है, वैक्यूम को कुछ चीज़ आप डिवाइड करो फिर आपको मीडियम की मिल रही है। इट मीन्स देर जो फोर्स अगर वैक्यूम की थी, अब मीडियम आने से क्या होगी, वो डिक्रीज होगी, और डिक्रीज कितनी होगी, 1/एप्सिलॉन R टाइम्स डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हो जाती है मीडियम के आने से, और कितनी डिक्रीज होती है, 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन R टाइम्स, कितनी, 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन R टाइम्स डिक्रीज, क्या डिक्रीज, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, in the presence of what, डाइलेक्ट्रिक, इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम से आ जाने से जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिक्रीज हो जाती है, और कितनी होती है, 1/एप्सिलॉन R, और एप्सिलॉन R क्या है वो आपको मैंने थोड़ा सा बता ही दिया, ठीक है, थोड़ा सा आप खुद तकलीफ करके अपनी बुक्स को थोड़ा ओपन करके उनको देख लेना, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं जो आपका एप्सिलॉन R है, हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं एप्सिलॉन R इसकी वैल्यू निकाल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वैक्यूम डिवाइड बाई मीडियम, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाई मीडियम। इट मीन्स डेट जो एप्सिलॉन R है वो आपका एक्चुअल क्या है, ये कांस्टेंट रेशियो फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी, कांस्टेंट रेशियो फिजिकल क्वांटिटी, ये 5th टाइप है फिजिकल क्वांटिटी का, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वगैरह फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मतलब इसका क्या है, इसका यूनिट नहीं होता, 2 यूनिट, इसका यूनिट नहीं होता, क्यों, फोर्स डिवाइड बाई फोर्स कर देगा यूनिट, तो इसकी सिर्फ वैल्यू बचेगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 1 किसकी होगी, वैक्यूम की, और लास्ट हाइस्ट किसकी होगी, किसकी होगी भाई, बोलिए, मेटल की, गुड, ठीक है। तो वो कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी, तो एप्सिलॉन R ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपका कॉलम्स लॉ है, उसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम आपने किया, वो कंप्लीट होता है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके जो कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आप देखेंगे, और कॉलम्स फोर्सेस के बारे में हम जानेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कॉलम्स फोर्स की एक प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फोर्स। कॉलम्स जो फोर्स होते हैं वो क्या होती है, कॉलम्स जो फोर्स है वो म्यूचुअल फोर्स है। तो वो बहुत प्यारा टॉपिक है ना, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कॉलम्स फोर्स है वो म्यूचुअल कैसे, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है, वो हम देखेंगे अच्छे से, ठीक है, डायरेक्शन अलग हो, डायरेक्शन डिफरेंट हो,
तो उसको बोलते हैं क्या म्यूचुअल फोर्स। वो अच्छे से हम पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो आइए हम इसको थोड़ा सा जल्दी में हम क्या करते हैं, इसको रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने क्या पढ़ा एक्चुअली, समरी हम देख लेते हैं आज की, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा। देखो हमने क्या पढ़ा, जो कॉलम्स लाए वो एप्लीकेबल कहाँ है, पॉइंट चार्ज, स्टेशनरी चार्ज, ठीक है। और दो पॉइंट चार्ज लिए हमने, ठीक है। पॉइंट चार्ज समझ आगे किसे बोलते हैं, जिनका साइज उनके डिस्टेंस से कम हो, ठीक है। उनकी एग्जिस्टेंस से उनकी लोकेशन पे कोई फर्क ना पड़े, तो ये ले लिया। तो फर्स्ट चीज़ क्या पड़ी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन दो बातों का क्या मतलब है वो भी थोड़ा जाना। उसके बाद हमने देख लिया, मैं यहाँ पे पेन यूज़ कर देता हूँ दूसरा। उसके बाद हमने देख लिया, इन दो को कंबाइन करके हमारे पास ये वाला इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये वाली इक्वेशन आने से हमने इक्वल टू यूज़ किया, तो ये कांस्टेंट हमने यूज़ कर दिया, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट यूज़ कर दिया, इक्वल टू और कांस्टेंट ठीक, कांस्टेंट करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा, ओके। अब उसके बाद हम देखें यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट यूज़ किया के, ठीक है। ये एक्चुअली ये के है क्या, वो हमने देख लिया। ये जो के है, ये के क्या है, ये वाला के, ये के क्या है। तो इस के को जाने के लिए हम यहाँ पे आ गए। हमने देखा के जो है वो कितने 9 इंटू 10 पावर 9, और साथ में ऐसे यूनिट निकाल दिया, कैसे निकाला वो आपने देख लिया, n² डिवाइड बाई c स्क्वायर, ठीक है। और देख लिया जो ये के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डिपेंड होते हैं दो फैक्टर्स पे। एक फैक्टर है हमारा यूनिट, क्यों यूनिट जो है वो क्या है, यूनिट पे क्यों डिपेंड होता है कोई भी कांस्टेंट, वो इसलिए डिपेंड होता है क्योंकि न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है वो यूनिट के साथ इन्वर्सली रिलेशन रखती है, ठीक है। यूनिट बढ़ाने से न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती है और यूनिट कम करने से न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती है। तो सिस्टम यूनिट पे डिपेंड होते हैं और साथ में मीडियम पे डिपेंड होते हैं। मीडियम कौन सा है देख लिया, कौन सा मीडियम याद है ना। और कितना मीडियम आने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होती है, और कितने कम होती है, 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन r टाइम्स कम हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद और मीडियम कौन सा यूज़ करें हम कॉन्फ्ला में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और वो ही करना है हमें, कोई और दूसरा अपनी जेब से उठा के नहीं करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लें कि एक वैल्यू साथ में ये वाली भी होती है, ये वाली भी, ऐसे भी हम लिखते हैं, हम नहीं लिखते, कॉन्फ्ला ने लिख दी, कॉलम सर ने लिख दी क्या, 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या है ये हमने देख लिया, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और वैल्यू क्या है, वैल्यू ये है, ठीक है। कैसे निकाली वो अभी डिस्कस कर लिया। उसके बाद वैक्यूम की जब हमने इस के की वैल्यू यूज़ की तो हमने ये देख लिया, हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ गई। ये हमारी इक्वेशन थी किसकी, फ्री स्पेस की, क्योंकि इसमें एप्सिलॉन नॉट आ गया। एप्सिलॉन नॉट क्या है, फ्री स्पेस का। जब हमने मीडियम यूज़ किया तो उसके साथ एप्सिलॉन नॉट के साथ हमने यूज़ कर दिया एप्सिलॉन आर को। एप्सिलॉन आर क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है हमारा, उसकी परमिटिविटी, ठीक है। परमिटिविटी परमिट कितना कर रहा है, इतना कर रहा है, कितना परमिट कर रहा है हमारा मीडियम, इतना, ठीक है। ये देख लिया। तो ये लिखने के बाद किसकी कितना होता है, किस मीडियम का कितने होता है, किसका कितना होता है, किसका कितना होता है, इन्फिनिटी कितना होता है, 1 किसका होता है, 1 पॉइंट समथिंग किसका होगा, 3 9 किसका होगा, 9 किसका होगा, आप देख लेना। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को जब आपने अच्छे से देखा तो हमने ये जाना कि ये जो है यो वैक्यूम है उसको डिवाइड हो रहा है, एप्सिलॉन आर हमारा डिवाइड हो रहा है। तो इट मीन्स डेट जो एप्सिलॉन आर है, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम की, वो 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर टाइम डिक्रीज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, ये जान लिया। तो जब एप्सिलॉन आर निकाला तो वो वैक्यूम डिवाइड मीडियम के बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड मीडियम के बराबर है। इट मीन्स ये दोनों फोर्स डिवाइड फोर्स है। तो ये क्या है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, रेशियो वाली है, कौन सी रेशियो वाली, कौन कांस्टेंट रेशियो वाली, कांस्टेंट आएगा वैल्यू, तो हमारी इसकी जो आएगी वो क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। और रेशियो फिजिकल क्वांटिटी, इट मीन्स दैट इसका कोई यूनिट नहीं होगा। जैसे कि एप्सिलॉन आर किसका नॉट का था, वो कितना था, c² डिवाइड बाई m², लेकिन इसका कोई यूनिट नहीं है, ओके। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म इसकी, और साथ में उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे, कॉलम फोर्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे अच्छे से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ठीक है, क्या